बच्चों अब गॉस की प्रमेय देखो। गॉस की प्रमेय कहलाती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स लिखने का तरीका है फाई बना दीजिए, जैसे ये फाई बना दिया और नीचे ई लिख दिया। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई कॉमा उस पर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ई बराबर Q/ε0, माने इसको हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे परिभाषा है ये है फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो Q का 1 में गुणा करोगे तो Q आ जाएगा, और तो Q हो जाएगा Q/ε0, और इंटीग्रेशन कर देंगे और अंदर वृत्त का चिन्ह बना देंगे तो ये प्रदर्शित करेगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप जानते ही हो कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये आप परिभाषा जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को उस अल्पांश बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला करना है तो इसमें इंटीग्रेशन कर दिया जाए और वृत्त का चिन्ह लगा दिया जाए। तो ये इंटीग्रेशन और वृत्त जो है ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस बराबर Q/ε0। एस एक बंद पृष्ठ है जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल एस है। इस बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर 1+Q आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P का क्षेत्रफल ds है, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ds। इस बिंदु आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पढ़ा था कि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे होती है। तो बिंदु P जिसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी +Q और P को मिलाने वाली रेखा और बाहर की। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये क्षेत्रफल वेक्टर है। तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में थीटा डिग्री का कोण है। तो ऐसे एक बंद पृष्ठ है, इस पर O बिंदु पर +Q आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इसका क्षेत्रफल ds है और क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा ds। वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे। क्षेत्रफल वेक्टर जानते हैं जिसका परिमाण दिए हुए क्षेत्रफल के बराबर होती है, दिशा बाहर की ओर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है, उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर ds है। तो इसके और इस क्षेत्रफल बिंदु P के द्वारा O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। जो ये ds अल्पांश क्षेत्रफल है, इस ds के द्वारा O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। इसका अल्पांश ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल है ds और क्षेत्रफल वेक्टर है ds के ऊपर चिन्ह निशान। तो इस ds क्षेत्रफल के द्वारा O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। अब आप इसको एक लाइन से लिखेंगे पूरे लास्ट तक। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है। तो बिंदु P, ये जो बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल ds है, बिंदु P के अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बिंदु अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ चुके हैं आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ई और ds के बीच में थीटा डिग्री का कोण है, तो ई ds cos थीटा। हम ये जानते हैं इस बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पहले टॉपिक पढ़ चुके हो। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो इस बिंदु के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर
1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये E का मान ऊपर वाले सूत्र में रख देंगे। तो जब ऊपर वाले सूत्र में रखेंगे तो d फाई E, देखो ये E जो है ये फाई के नीचे लिखा जाता है। मैं इसमें बड़ा करके समझाता हूँ। जैसे ये फाई है, इसके नीचे E लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, तो ये हो जाएगा d फाई E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds cos थीटा। हम लिखेंगे इसको ds cos थीटा बटे r² को एक साथ लिखेंगे और Q/4πε0 को एक साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी कल पढ़ाया था आपको कि यदि कोई क्षेत्रफल तिरछा है और वो लंबवत से थीटा डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ds cos थीटा बटे r² ये आंतरिक घन कोण d ओमेगा के बराबर होता है। तो ds cos थीटा बटे r² के पदों में इसकी जगह हमने घन कोण d ओमेगा लिख दिया। हम जानते हैं कि घन कोण d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटे r² होता है। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो d फाई E का समाकलन करेंगे तो फाई E हो जाएगा। फाई E बराबर संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, वृत्त का चिन्ह लगाएंगे, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा बराबर Q/4πε0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। संपूर्ण गोले के द्वारा, कल पढ़ाया आपको, संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण 4π होता है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान 4π हम रख देंगे। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह 4π रख दिया, तो ये 4π से 4π कट जाएगा। फाई E बराबर Q/ε0 हो जाएगा। तो ये गॉस की प्रमेय है। अतः गॉस की प्रमेय से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित आवेश का 1/ε0 होता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। अब आगे इसके नोट्स और अनुप्रयोग समझाते हैं। बच्चों, ये दो नोट्स आपको समझना है। पहला नोट्स है कि यदि पृष्ठ पर कई आवेश प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 डॉट 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 आदि हैं, आदि स्थित है, माने कुछ धन है कुछ ऋण है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 1/ε0 इंटू प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ये बीजगणितीय योग सिग्मा Q कहलाता है। तो जहाँ सिग्मा Q बराबर ये होता है, दोनों को धन धन को जोड़ दिया, ऋण है तो घटा दिया। तो अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि पृष्ठ पर कई आवेश स्थित होते हैं तो बर्नौली, तो ये जो गॉस की प्रमेय है उसे हम इस प्रकार से कहते हैं कि यदि पृष्ठ पर कई आवेश स्थित हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है कई आवेश यदि स्थित होते हैं। दूसरा नोट्स है, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर हो, जैसे O बिंदु आवेश प्लस Q है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, इससे ये बाहर स्थित है, तो इससे P और Q दो बिंदु हैं जिनका क्षेत्रफल ds है। इन दोनों के द्वारा O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। तो बिंदु P के अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप इसकी परिभाषा में पढ़ चुके हो, सूत्र की उत्पत्ति, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। यहाँ ऋण चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि बिंदु P पर बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें हम धन का चिन्ह लगा देंगे। बाकी संख्या ज्यों की त्यों, Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। यहाँ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स को धन इसलिए लिखा क्योंकि बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकलती हैं। तो इस बिंदु P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो दोनों बराबर विपरीत है, तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 0। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है।
अब इसके उपयोग, प्रयोग, अनुप्रयोग अभी मैं लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ बेटे। गॉस, अब टॉपिक है, ये टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला नियम है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना, माने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना। ये भी एक आध बार आया है उत्तराखंड बोर्ड में। तो इसके लिए हम इसकी इस तरह समझते हैं कि माना कि O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल ds है, और इस ds के द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण d ओमेगा है। तो हम बिंदु P से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की परिकल्पना करते हैं। बंद पृष्ठ यहाँ पर गोला है, एक गोले की परिकल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो फिर समझो, बिंदु P से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की परिकल्पना करते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो अब इस बिंदु P के अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो समझो इसको जरा। धनावेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर होती है। आपने पढ़ा था, धनावेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के लंबवत बाहर की ओर होती है, और क्षेत्रफल वेक्टर तो दिए हुए क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये E और ds, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और ये ds वेक्टर ds है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो बिंदु P के अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, E ds, E और ds एक ही दिशा में है, तो E ds cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो E ds। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन कर दिया E ds, नियतांक को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन ds। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन ds की जगह हमने 4 पाई r स्क्वायर रख दिया, तो फाई E बराबर हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय होती है किसी बंद पृष्ठ, जो गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पर एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर स्थित आवेश का 1/ε0 होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस Q स्थित है, तो इसका 1/ε0 गुना हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q/ε0। ये भी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करा देंगे। तो बेटा सदैव बच्चों आपको याद रखना है कि हम बस यही है मुख्य चीज, हमें 2 चीजें याद रखना है। पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से एक जो गॉसियन पृष्ठ मानेंगे उसके संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कहीं गॉसियन पृष्ठ गोल, जैसे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ गोला है तो कहीं गॉसियन पृष्ठ गोला होगा, कहीं गॉसियन पृष्ठ बेलन भी हो सकता है। तो पहले हम जो गॉसियन पृष्ठ की हम परिकल्पना करेंगे, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन। तो इससे हम निकाल करके समीकरण 1 बनाएंगे और गॉस की प्रमेय से सीधे लिख देंगे। तो 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q/ε0। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। अब ये तो हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो ये भी कूलाम का नियम ही है, क्योंकि इसकी भी उत्पत्ति कूलाम के नियम से की थी।
पर इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, तो वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा Q0E। आपको परिभाषा समझाई थी एक सूत्र में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q0 के बराबर होती है, तो F बराबर Q0E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर Q0E। अब यहाँ पर E का मान हम यहाँ से रख देंगे। E का मान हम मान ले, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो E का मान समीकरण 3 से रखने पर तो E का मान समीकरण 3 से रख देंगे। तो समीकरण 3 से ये है 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसमें Q0 का और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। यही पूर्णांक है नियम। अब बच्चों में दूसरी गॉस के प्रमेय की अनुप्रयोग की समझाता हूँ। बच्चों, दूसरा अनुप्रयोग है गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोष का मतलब है खोखला गोला। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि यदि किसी सुचालक गोले को आवेश दोगे तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। अचालक को आवेश दोगे तो उसके आयतन में समान रूप से फैल जाएगा। ये होता है। अब ये है कोष। कोष माने खोखला गोला। तो इसका ये खोखला गोला है। तो इसको जब हम कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला गोला है, इसको जब हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इस गोले में समान रूप से फैल जाता है। तो इसकी पहली स्थिति है गोलीय कोष के बाहर, माने गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस गोलीय कोष के बाहर इससे स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल ds है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्रथम स्थिति है गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका क्षेत्रफल ds है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। अब हम एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो बिंदु P से होकर जाने वाले स्मॉल r, कैपिटल R नहीं, स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की परिकल्पना करते हैं। इस गोले को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इस बिंदु P के द्वारा यहाँ पर आंतरिक घनकोण d ओमेगा है, ऊपर आंतरिक घनकोण d ओमेगा है। तो ये धनावेश है। धनावेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर, और क्षेत्रफल वेक्टर भी लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। तो यही इसमें लिखा है कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिसको धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इस पर समान रूप से फैल जाता है। इससे स्मॉल r दूरी पर, कोष से बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होकर जाने वाले, इस P से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की परिकल्पना करते हैं। इसे एक गोले की, बंद पृष्ठ एक गोले की परिकल्पना करते हैं। इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको समझाया था वही आपको हर जगह इसमें यूज करना है कि सबसे पहले एक आप गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ गोला है, कहीं गॉसियन पृष्ठ बेलन होगा। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। फिर हम गॉस की प्रमेय से लिख देंगे, सीधे समीकरण नंबर 2 बना देंगे और इसके बाद दोनों की तुलना कर देंगे, आ जाएगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो बिंदु P है इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi e बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds।
ई और डी एस एक ही दिशा में है तो ई डी एस कॉस जीरो ई डी एस। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन कर देंगे, ई डी एस ई को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी एस। इंटीग्रेशन डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, समीकरण नंबर 1। ये 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर त्रिज्या का गोला है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 2, दोनों एक ही चीज हैं। ये भी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और ये भी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। दोनों एक ही चीज हैं, पर अंतर सिर्फ ये है कि ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने हल करके निकाला है और ये सीधे हमने गॉस की प्रमेय से लिख दिया है। तो दोनों की हम तुलना कर देंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। इसकी जो दिशा होगी वो गोली कोष से बाहर की ओर होगी। इसकी 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है ये गोली कोष के बाहर, दूसरी स्थिति है गोली कोष के पृष्ठ पर, तीसरी स्थिति है गोली कोष के अंदर। अब दूसरी स्थिति अभी समझाऊंगा। गोली कोष के पृष्ठ पर जैसे हमें निकालना है तो गोली कोष के हमें निकालना है पृष्ठ पर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो गोली कोष के पृष्ठ पर के लिए दूसरी स्थिति है गोली कोष के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इस समीकरण में रख देंगे। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर समीकरण 3 में रखने पर, जो अभी निकाला था 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दिशा कोष से बाहर, कोष से बाहर। अब तीसरी स्थिति है गोली कोष के अंदर, गोली कोष के अंदर। अब इसके निकालने के लिए अब हम ये जो पुराना चित्र है इस चित्र को मिटा देंगे और अंदर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरा चित्र बनाएंगे। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है। इसको जब हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इसमें समान रूप से फैल जाता है। इसके अंदर एक बिंदु P है, यहां पर E की दिशा यही हो जाएगी। इसको हम, इसकी जो दूरी है ये स्मॉल आर है, ये आंतरिक घन कोण डी ओमेगा है, तो इसको सीधे लिखेंगे। इससे हम इसमें हम एक बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। इस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो अब हम सीधे लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर
ई इंटू, सीधे वही लिख देंगे जिस परिभाषा पहले निकाली थी, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ई की दिशा भी यही और इसमें यही दिशा हो जाएगी डी एस की, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 गॉस की प्रमेय से। फाई ई बराबर हो जाएगा 0/ε0 बराबर 0। समीकरण नंबर 2, क्योंकि आवेश अंदर नहीं है, क्योंकि आवेश अंदर नहीं है, आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है, इसलिए ये Q का मान हमने 0 यहां पर रख दिया। तो ये हो जाएगा 1 व 2 से हम तुलना कर देंगे इसका, तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, इसलिए E बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। आपको याद करने का एक तरीका है कि जैसे गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दूरी का वर्ग, और पृष्ठफल निकालना है तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ कैपिटल R है त्रिज्या, और यहाँ पर ये कैपिटल R है, यहाँ पर त्रिज्या, ये स्मॉल r है दूरी। तो ये है बाहर और ये है पृष्ठ पर, और अंदर तो आप जानते हो कि गोली कोश के अंदर E का मान 0 होता है। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट अभी समझाता हूँ। नेक्स्ट कुछ दूसरा अनुप्रयोग है, अनंत विस्तार की पतली चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये अनंत विस्तार की पतली चादर है। अब इस पतली चादर का बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। एक लाइन खींचो, दूसरी लाइन खींचो, इसमें ऐसे ऐसे करके मिला दीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों लाइन खींच दीजिए और यहाँ डॉट 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 करके कर दीजिए नीचे ऊपर, तो ये भी अनंत विस्तार की कहलाती है। अनंत विस्तार की, अनंत लंबाई अनंत विस्तार की कहलाती है। तो इस तरह से समझना है। तो ये अनंत विस्तार की है, ये ऐसे करके मिलाया गया है, अनंत विस्तार की पतली चादर है। इसके कारण हमें इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पतली चादर को जब हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, तो जिससे इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मानक छोटा सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? छोटा सिग्मा है। तो हमारा उद्देश्य है कि चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे ये मेरा हाथ है चादर, इससे इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस ऐसे क्षेत्रफल के चादर के एक ओर और चादर के दूसरी ओर इस तरह एक बेलन की परिकल्पना करते हैं। ये ऐस क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जिसे बेलन में कहते हैं। तो ऐस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का एक बेलन है जिसमें चादर r दूरी पर एक बिंदु P है। तो r दूरी पर ऐस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के एक बेलन की परिकल्पना करते हैं जो चादर के एक ओर है, और r वही r चादर के दूसरी ओर है। पतली चादर है तो डिस्टेंस ये नेग्लिजिबल मानी जाएगी, तो दूसरी ओर है। तो इस संपूर्ण को हम एक गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यही लिखा है मैंने, अनंत विस्तार की पतली चादर को जब धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत
बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः S क्षेत्रफल और R लंबाई के शीट के एक ओर, जैसे मैंने समझाया, शीट के एक ओर और शीट के दूसरी ओर इधर एक बेलन की परिकल्पना करते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बेलन को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा गॉसियन पृष्ठ क्या है? बेलन। इसके पहले जो दो अनुप्रयोग पढ़े उनमें गॉसियन पृष्ठ था गोला, तो ये गॉसियन पृष्ठ बन। तो अब हम बिंदु इसके जो समतल सिरे हैं इसको हम बेलन के समतल सिरे कहते हैं और गणित की भाषा में कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो चाहे जिस भाषा में भी लिख दीजिए कि गॉसियन पृष्ठ के दोनों समतल सिरे यानी P और P' दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या गणित की भाषा में लिख दीजिए कि गॉसियन पृष्ठ के दोनों अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1e, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ है ये बेलन। अब इस संपूर्ण पृष्ठ में दो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल हैं और ये वक्र पृष्ठ है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तभी गॉसियन पृष्ठ आएगा। तो इसीलिए दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 1e बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। यहाँ मैंने केवल इंटीग्रेशन लगाया, वृत्त का चिन्ह नहीं बनाया, क्योंकि जो वृत्त का चिन्ह है वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। तो ये जो दो समतल सिरे हैं ये संपूर्ण बंद पृष्ठ नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन E वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, यहाँ पर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds और यहाँ भी E है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मिलाने वाली रेखा पर लंबवत बाहर की ओर, क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर, और यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बाहर की ओर, क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा E डॉट ds, E ds cos 0, E ds cos 0, इंटीग्रेशन बाहर E को कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो E इंटीग्रेशन ds प्लस E इंटीग्रेशन ds बराबर ES प्लस ES बराबर 2ES, क्योंकि इंटीग्रेशन ds जो है ये S कहलाता है, तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन ds, ये S कहलाएगा। तो अब हमने ये जो समीकरण एक निकाला है ये हमने निकाला है जो गॉसियन पृष्ठ है, यह पूरा गॉसियन पृष्ठ है, इसके जो दोनों समतल सिरे हैं इस दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। अब हम इसके वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु Q माना, इसका क्षेत्रफल भी ds है। अब यहाँ क्षेत्रफल लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके अंदर ds नहीं लिखा, तो इसका क्षेत्रफल ds है। तो क्षेत्रफल वेक्टर इसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वक्र पृष्ठ पर जो बिंदु Q है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में ये 90 डिग्री का कोण है। तो वक्र पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई 2e, 2 के समांतर E है, 2e बराबर वेक्टर E डॉट ds, E ds cos 90, cos 90 का मान 0 होता है बराबर 0। इसी प्रकार पूरे वक्र पृष्ठ से इधर और इधर ये पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 2e बराबर 0। अब हम निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए अगले टॉपिक में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अगले बोर्ड में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। अब बच्चों ये है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ माने इस पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके पहले में हमने पढ़ा था, ये था दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और समीकरण जो 2 था ये था पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो 2ES में जब हम 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2ES। तो ये हुआ संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस चित्र को भी मिटा देते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 2ES, समीकरण नंबर 3 गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q/ε। आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ S क्षेत्रफल में Q आवेश है तो Q बटे S हो जाएगा। तो इससे Q का मान छोटा सिग्मा S इसमें हम रख देंगे, फाई E बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा S बटे ε0। ये हो गया गॉस की प्रमेय से, दोनों एक ही चीज़ हैं तो दोनों की तुलना कर देंगे। 2ES बराबर छोटा सिग्मा S बटे ε0, इसीलिए E बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा बटे 2 ε0।
इसकी जो दिशा होगी वो चादर से परे हो जाएगी। चादर से परे इसलिए होगी क्योंकि जो चादर है ये धनावेशित है। अब तीसरा अभी समझाता हूँ।